बहुत बड़े कॉरपोरेट्स को जो कृषि उत्पाद का बाजार है, जिसमें अनाज, दलहन, तिलहन, दूध, सब्जी, फल सब जोड़ लिया जाए तो लगभग 20 लाख से 25 लाख करोड़, कुछ लोग 40 कहते हैं, कुछ लोग 15 कहते हैं, इसलिए मैं एवरेज बताता हूँ, 20 से 25 लाख करोड़ का व्यापार है। और इस व्यापार में चूंकि मंडी कानून और अभी तक एग्रीकल्चर हमारा जो विषय है वो संविधान में राज्य का विषय है, इसलिए राज्यों को कृषि उपज के बारे में नियम और कानून बनाने का अधिकार है और हर राज्य ने अपना मंडी कानून बनाया हुआ था किसानों के हित में। इसलिए बड़े कॉरपोरेट्स को यह संभव नहीं था कि वे हर मंडी में जाके लाइसेंस लें। अब जैसे मध्य प्रदेश में कोई भी मंडी में अपना लाइसेंस लेना चाहता था, उस व्यापारी को वहाँ रजिस्टर कराना पड़ता था। उसमें उसके पास कितनी क्षमता है माल खरीदने की, उसका उसे लेखा जोखा मंडी के सामने देना पड़ता था और बैंक गारंटी भी देनी पड़ती, तब जाके उसको लाइसेंस मिलता था। ये संभव नहीं था बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को हर मंडी में जाना। इसलिए भारतीय संविधान के क्षेत्राधिकार में राज्यों का अधिकार क्षेत्र में भी इंक्रोचमेंट मोदी जी ने किया है, ये तीनों कानून लाकर। ये बिल्कुल सरासर झूठ है कि हमने मुक्त कर दिया किसानों को। किसान पहले भी मुक्त थे, कोई बंधन था उनके सामने कि किसान आप जबलपुर के हैं, आप कटनी में नहीं बेच सकते, या आप होशंगाबाद में नहीं बेच सकते, या दूसरे प्रांतों में नहीं बेच सकते, या विदेश आप निर्यात नहीं कर सकते। जो निर्यात करने की प्रक्रिया जो पहले थी सो आज भी है, कहाँ मुक्ति दिली। और उन्होंने हर व्यक्ति को जिसके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड है उसको अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने की आवश्यकता नहीं है, वो अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा ले और देश में कहीं भी माल खरीद सकता है। आप जानते हैं कि पैन कार्ड 200-250 रुपये बन जाता है, आधार कार्ड 20-50 रुपये में बन जाता है। अगर देश का कोई भी व्यक्ति जिसके पास ना संपत्ति है, ना उसके पास कोई बैंक में खाता है, ना कुछ है, वो अपना कहीं भी खरीद फरोख्त कर ले और उसके बाद कानून में यह है, जो मौजूदा कानून है, कि उसके डिलीवरी के 3 दिन बाद तक वो पेमेंट कर सकता है। डिलीवरी तो माल हो गया और 3 दिन में अगर पेमेंट नहीं हुआ तो आप जाइए एसडीएम के पास शिकायत करने के लिए, क्योंकि आप अदालत में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? ऐसे यदि आप देखेंगे इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, ऐसे कई प्रकरण सामने आए हैं। अभी बैतूल का ही मसला आया, हरदा होशंगाबाद का आया, सीहोर का नसरुल्लागंज का मसला आया। खुद कमल पटेल के भतीजे का माल एक व्यापारी ने, खोजा ट्रेडर्स ने, खातेगांव मंडी से खरीदा और उसका पेमेंट न करके भाग गया। खैर उसको पकड़ तो लिया, ना उसके पास संपत्ति ना पैसा, अब क्या करिएगा। प्रदीप पटेल जो कि कमल पटेल का सगा भतीजा है, उसने हंडिया थाने में 43 लाख रुपए पैसे लेके भाग गया माल। उसकी शिकायत की, आज तक उसका माल का पेमेंट नहीं हुआ। ऐसे अनेक प्रकरण हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुई और उसके पर पैसा लेके भाग गया। एक प्रकरण तो ऐसा आया कि उस व्यक्ति ने किसान की जमीन पर ही
बैंक से लोन ले लिया, लोन लेकर और भाग गया, अब सारा कर्जा जो है किसान पटा रहा है। तो ये पूरे तरीके से बड़े कॉरपोरेट्स के हक में है। और एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट जो कि काला बाजारी और जमाखोरी के खिलाफ 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू लाए थे, उसको भी ये समाप्त कर दिया। कोई लाखों टन माल खरीद ले और अपने गोडाउन में भर ले। पूरे तरीके से किसान विरोधी है। और मैं बधाई देता हूँ देश के किसानों को, जिन्होंने राजनीति को अलग करके और राजनीतिज्ञों को अलग करके आज आंदोलन चलाया हुआ है। हम सब उनके साथ हैं और उनके इस लड़ाई में हम साथ में हैं। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से सिविल सोसाइटी के जो एक्टिविस्ट हैं उनको परेशान किया जा रहा है। अभी दिशा रवि को, जो कि कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की है, जो कि क्लाइमेट चेंज पर, एनवायरमेंटल कंसर्न्स को देखते हुए वो लड़ाई लड़ रही है। यहाँ तक कि उसने अपना इकोलॉजिकल बैलेंस और एनवायरमेंटल सुधार के लिए खुद को मांसाहारी से शाकाहारी बना लिया उस लड़की ने। उसके खिलाफ देशद्रोह का कानून लगाया गया क्योंकि उसने किसान आंदोलन के पक्ष में टूल किट में उसने कुछ संशोधन किया था, जिस टूल किट के अंदर कोई एक व्यक्ति कनाडा का है, वो कनाडा का व्यक्ति है, उसने कोई अपना कहीं बयान खालिस्तान के पक्ष में दिया होगा। क्या दिशा रवि ने कभी खालिस्तान के पक्ष में कोई बयान दिया है? फिर उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा क्यों दायर किया गया? एक प्रकरण नहीं है। अभी आज ही मैंने देखा, कपिल मिश्रा जो आम आदमी पार्टी के मंत्री थे, आजकल भाजपा में है, दंगा भड़काने के अक्यूज हैं। और उन्होंने एक हिंदू इकोसिस्टम का एक टूल किट बनाया है, जिसमें मुसलमान, सिख और ईसाई तीनों के खिलाफ इतना भद्दे भद्दी बातें कही हैं जिसको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या उनके खिलाफ सेक्शन 153A जो है वो खिलाफ क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती? और अपराधी हैं, FIR दर्ज है, अरेस्ट नहीं हो रहे हैं क्योंकि वे अमित शाह के जी के पक्ष में हैं। और अभी तो 11 फरवरी को अगर आपने देखा होगा, उन्होंने एक बयान दिया कि इतना व्हाट्सएप का दबाव डालो, उससे लोगों को हंसाओ भी और डराओ भी। केंद्र का गृह मंत्री कह रहा है कि इतना व्हाट्सएप तैयार करो ताकि लोगों को डरा सको। क्या ये शोभा देता है किसी गृह मंत्री को, देश के गृह मंत्री को, कि आप झूठे सच्चे पोस्टिंग करिए और लोगों को डराओ धमकाओ? हम पूरे तरीके से इसका विरोध करते हैं। इसी तरह से नवदीप कौर, जो कि मजदूरों की लड़ाई लड़ रही थी, उसको जेल में बंद कर दिया। आज ये पूरे देश में मोदी शाह जी जो हैं, मोदी जी और अमित शाह जी, क्योंकि ये दो शरीर हैं लेकिन एक आत्मा है, इसलिए हम मोदी शाह कहते हैं उनको। मोदी शाह जी जो हैं, ये पूरे तरीके से इस देश की संपत्ति को बेचने में लगे हुए हैं। जहां हजारों करोड़ रुपए का बोनस और इक्विटी का लाभ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स दे रहे हैं, उनको बेचा जा रहा है। LIC जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 100 करोड़ से शुरू की थी, आज लाखों करोड़ का उसका कैपिटल मार्केट है, उसको भी बेचने की शुरुआत कर रहे हैं। LIC के एजेंट्स, लाखों LIC के एजेंट्स बेरोजगार हो गए हैं। और धीरे धीरे LIC जो कि एक अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी है, उसमें भी वे उसको भी बेचने की तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह से राज्य सरकार भी हर रोज विज्ञापन निकल रहा है। आज ये मंडी का प्रांगण बिक रहा है,
आज ये संपत्ति बिक रही है। ये किसी भी परिवार में, घर में जब संकट आता है तो उसे अपने घर का सामान इत्यादि जेवर जावरात बेचना पड़ता है। जो 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने जो देश की अर्थव्यवस्था को सुधार कर जो नवरत्न कंपनियां, महानवरत्न कंपनियां तैयार की गई, उनको बेचा जा रहा है, क्योंकि सन 2014 से लेकर 21 तक आर्थिक हालात इस देश के इतने बिगड़ चुके हैं कि बांग्लादेश हमसे बेहतर है। कोविड काल में, कोरोना काल में, जहां हमारी जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव 23% हुई, वहां बांग्लादेश की पॉजिटिव 3.2% हुई। आज जिस तेजी से यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ी है, इसमें विश्व का कहीं इतिहास नहीं है। मोदी जी कहते थे हम लोग $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में हो जाएंगे, किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। लेकिन दुगनी छोड़ दीजिए, जो मौके पे आज हालात हैं उसमें बिजली के बिल के रेट बढ़ा दिए, पेट्रोल डीजल का तो आप देख ही रहे हैं। 2014 में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 3.5 रुपया लीटर हुआ करती थी डीजल पर, और 3.25 रुपये हुआ करती पेट्रोल पर। वो आज बढ़कर 32 रुपये हो गई, 10 गुना बढ़ी है और हर रोज बढ़ रही है। लेकिन वही स्मृति ईरानी और भाजपा के नेता जो कि सड़कों पे आके, और नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि धीरे धीरे पेट्रोल डीजल की कीमत जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की उम्र पर पहुंच जाएगी। अब बताइए, 100 रुपया लीटर पर पेट्रोल पहुंच गया है। अब किसकी उम्र है 100 साल की यहाँ भारतीय जनता पार्टी में, जिसकी हम तुलना करें? बड़ा प्रचार किया था उज्ज्वला योजना का, लेकिन सब्सिडी समाप्त हो गई है। आज टंकी के भाव जो कि 400 सवा 400 हुआ करते थे, आज 750 के ऊपर जा चुके हैं और रोज बढ़ रहे हैं। इसमें नुकसान किसका हो रहा है? टैक्स किस पे बढ़ रहे हैं? आम आदमी पर। ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो आम जनता से वसूल किया जाता है। डायरेक्ट टैक्स जो कि बड़े बड़े उद्योगपतियों से लिया जाता है, उसमें कोई वृद्धि नहीं हो रही है। उनको तो जो पैकेज 20 लाख करोड़ का दिया गया, उसमें राहत दी गई है उनको कर्जा माफ करने का, और लगभग 11 लाख से 12 लाख करोड़ का कर्जा इन बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स का माफ हुआ है। जो बड़े बड़े उद्योगपति जिनके ऊपर लाखों करोड़ का कर्जा है, उनको बड़ी बड़ी संपत्तियां शेयर में खरीदने की, उनको मार्केट से में खरीदने का अवसर मिल रहा है और बैंक ही उनको पेमेंट कर रहे हैं। तो पूरे तरीके से जो राहुल गांधी कहते थे ये सूट बूट की सरकार है, और पूरे तरीके से अब दो कह रहे हैं हम दो और हमारे दो की सरकार है। ये जो बात कही थी आज एक एक बात सही होती जा रही है। ये पूंजीवादी व्यवस्था के पोषक भारतीय जनता पार्टी शुरू से रही है और आज भी है, और संवैधानिक व्यवस्था को पूरे तरीके से तोड़ मरोड़ कर रख रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। कलावती भूरिया कांग्रेस की विधायक, उसको खुलेआम भारतीय जनता पार्टी का पूर्व विधायक जान से मारने की धमकी देता है। आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। देवेंद्र पटेल को चिट्ठी उनके पास आती है, एक आदमी उनके घर पे चिट्ठी छोड़ के जाता है, कहता है तुम्हारे बेटे का मैं अपहरण करूंगा, मुझे 1 करोड़ रुपए दो। उस पर भी अभी कोई कार्रवाई नहीं होती है। चुन चुनकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। भगवान राम का विशाल मंदिर बने, किसको आपत्ति है? हम सब उसके पक्ष में। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया, लेकिन चंदा वसूली का अधिकार क्या न्यास ने किसी को दिया है? कोई अधिकृत है? लेकिन मोहल्लों में जाकर जो वसूली की जा रही है, पता नहीं उसकी रसीद भी दी जा रही कि नहीं दी जा रही। हमारे पास तो शिकायतें भी आई हैं, कई जगह रसीदें भी नहीं दी जा रही हैं। हम सब ने चंदा दिया, डायरेक्ट दिया है, बैंक अकाउंट में जमा करवाया है, किसी को इसमें श्रेय नहीं जाता है।
यहाँ तक कि इस देश का अल्पसंख्यक समुदाय भी इसका समर्थन अब कर रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो गया है। पूरे तरीके से इस देश में संकट पैदा किया जा रहा है, सामाजिक संकट है। जो बिखराव धर्म के आधार पर ये कर रहे हैं तो सामाजिक बिखराव है, और इसी तरह से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो इसलिए अर्थव्यवस्था का भी बिखराव होता चला जा रहा है। गिरती हालत में जो हालात हैं, इस पर हम सबको चिंता का, हमारे लिए चिंता का विषय है, हमको चिंता करनी चाहिए। एमएसपी के बारे में विपक्ष को ऐतराज क्यों? क्योंकि उनकी बात का हम पर भरोसा नहीं है। उन्होंने नोटबंदी के समय कहा था काला धन वापस आ जाएगा, आ गया क्या विदेशों से काला धन? उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, क्या भ्रष्टाचार समाप्त हो गया? उन्होंने कहा था नकली करेंसी समाप्त हो जाएगी, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। यही नहीं है। 2016 सितंबर में जब नोटबंदी आई, तब सितंबर था या सितंबर में, तब सर्कुलेशन, करेंसी सर्कुलेशन था 17.5 लाख। 8 नवंबर 2016 में, तब मनी सर्कुलेशन, करेंसी सर्कुलेशन था 17.5 लाख करोड़, और कहा था डिजिटल ट्रेडिंग होगा। हम लोग नोटों से कैश खरीदने का हम लोग जो एक प्रक्रिया उसे कम करना चाहते हैं, लेकिन आरबीआई का ये डिक्लेरेशन है जनवरी का, वही करेंसी जो 17.5 लाख करोड़ थी 2016 में, आज 26.5 लाख करोड़ हो गई है। यानी कि 9 लाख करोड़ करेंसी अब मार्केट में ज़्यादा है। कैश वो कहाँ है? वो किसके पास है? जब आप कैश का ट्रांजैक्शन, आपने 20,000 से ज़्यादा कोई कैश का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, तो ये कैश कहाँ है, किसके पास है? मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इस पैसे का उपयोग कहाँ हो रहा है? विधायकों को खरीदना है, सरकारों को खरीदना है, ये सारा पैसा कैश में ट्रांजैक्शन हो रहा है। और ये हमें बताएं वित्त मंत्री जी कि आखिर ये कैश 9 लाख करोड़ का कैश कहाँ है, किसके पास छुपा हुआ है? जैसा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था, नोटबंदी सबसे बड़ा स्कैम है, सबसे बड़ा एक भ्रष्टाचार का एक उदाहरण है। वो बात साबित हुई है आज। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने उनको जितना बताया वही हमको बता दें, कितना बताए। मैं आपको एक बात करता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने एक पर्चा छापा है, वो जरा पढ़ लीजिए। उसमें क्या, मुझे बताइए, क्या किसानों का, अगर ये कृषि मंत्री जी को ये नहीं दिख रहा है तो क्या उनसे कहें? और उनसे, उन्होंने मुझको पत्र लिखा था कि हमने भी किसानी की है, हमने भी नहर में पानी दिया है। जब मैंने उनका, जो उन्होंने फॉर्म भरा था, सांसद जब का टिकट में अपना फॉर्म भरा था, उम्मीदवार बने थे, तो उनका एफिडेविट मैंने निकाला। उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि कृषि भूमि निरंक, जिस आदमी के पास निरंक खेती की ज़मीन है वो कहता है कि मैं किसान हूँ। अब उनसे क्या उम्मीद की जाए? आखिर इतने सारे मुद्दे आप समझने तैयार हैं क्या? हम आप ही को समझा दें। बात यह है, हम तो समझाने तैयार हैं, हम समझाते भी हैं, लेकिन आप लोगों के ऊपर जो दबाव है आपके मालिकों का, उससे हम आपको कैसे उबारें? वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा था, एक सुझाव दिया था सुब्रमण्यम स्वामी जी ने, मैंने आरोप नहीं लगाया, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक सुझाव दिया था कि कृषि कानून को लेकर राज्यों पर छोड़ दें, जो राज्य इसके पक्षधर होंगे वो इसे लागू करें। क्या आप इसका समर्थन करते हैं? भाई ये तो संविधान है, ये कोई सुब्रमण्यम स्वामी ने कोई रॉकेट साइंस नहीं कहा है, ये तो संविधान है। ये एग्रीकल्चर जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट्स का अधिकार है। और सुब्रमण्यम स्वामी जी को इस बात की बधाई देता हूँ कि उन्होंने उनके ट्वीट में एक ऐसे कॉरपोरेट का नाम लिया है जिनके पास, जिनके ऊपर लाखों करोड़ का कर्जा होते हुए भी उन्हें बड़े बड़े देश की संपत्तियां बेची जा रही हैं। उसको भी आप जरा ट्वीट उनका देख लीजिएगा।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।